अमृतसर की लड़ाई 1947। गुरचरण सिंह तालिब की पुस्तक से उद्धृत। 1947 पंजाब के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ मुस्लिम लीग के युद्ध के इतिहास में अमृत ने निर्णायक स्थान प्राप्त किया। लाहौर की लड़ाई से भी तीव्रता से लड़े गए इस शहर में अमृतसर के मुसलमान व हिंदुओं और विशेषकर सिखों के खिलाफ 5 महीने से भी अधिक समय से निरंतर लड़ा गया था। मुस्लिम लीग की योजना में अमृतसर युद्ध का पहला रंगमंच प्रतीत होता है। अमृतसर में सफलता की सीमा पंजाब में अल्पसंख्यकों को दबाने में लीग की सफलता और पाकिस्तान की स्थापना की संभावना पर निर्भर करेगी। जहां लाहौर में मुस्लिम आबादी काफी बड़ी थी, वहीं अमृतसर में यह हिंदुओं और सिखों की संयुक्त संख्या से लगभग संतुलित थी। अमृतसर को सिखों से छीनकर मुस्लिमों को इनाम देना। अमृतसर सिखों की आध्यात्मिक राजधानी और सिख इतिहास रणजीत सिंह के पूर्व काल में अमृतसर को मुसलमानों के हाथों से वापस पाने के लिए सिखों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से भरा पड़ा है, जिन्होंने पवित्र हरमंदिर बाद के स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किया था और पवित्र सरोवर को रेत से भर दिया था। मुस्लिम लीग जानती थी कि रावलपिंडी और पश्चिम के अन्य शहरों और गांवों में सिखों को उखाड़ फेंका जा सकता है, यहाँ तक कि उनका सफाया भी किया जा सकता है, उन्हें लाहौर से खदेड़ा जा सकता है, लेकिन वे अमृतसर में अंतिम समय पे रहेंगे। अमृतसर को मुसलमान के हवाले करना होगा, इतिहास को मिटा देना और पंजाब के मुसलमानों से भी कमतर दर्जा स्वीकार करना मुस्लिम लीग के पिछले इतिहास और घोषित महत्वाकांक्षाओं और तरीकों को देखते हुए यह दर्जा दास्ता का था। इसलिए अमृतसर में सिख प्रतिरोध और मनोबल को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण था और लीग ने अपनी सारी शक्ति और संसाधन अमृतसर में ही झोंक दिए। यह फिर से अमृतसर ही था जहां सिखों ने मार्च से अगस्त 1947 तक पीड़ा और असमान लड़ाई के लंबे महीनों के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। अमृतसर एक उपयुक्त समानांतर का उपयोग करते हुए इस मुस्लिम लीग सिख युद्ध का एक प्रकार का स्टेलिनग्राद बन गया। अमृतसर की लड़ाई ब्रिटेन की लड़ाई, स्टेलिनग्राद की लड़ाई। 1940 और 1941 में जब नाजियों ने अंग्रेजों की कमर तोड़ने की कोशिश की थी, या 1944 में रूसियों के लिए स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने जो निर्णायक मोड़ दिया था, उसी तरह अमृतसर में भी स्थिति बदली, जहां सिखों ने डटे रहकर जीत हासिल की। सिखों ने 4 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक मुस्लिम आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और 15 अगस्त के नजदीक आते ही हिंदुओं और सिखों की ओर से अपरिहार्य जवाबी हमले के डर से, जो इस मामले में अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सीमांत प्रांत और अन्य स्थानों पर महीनों तक चली तबाही के संचित कष्टों, लाचारी, घृणा और क्रोध के कारण अपरिहार्य हो गया था, मुसलमानों ने अमृतसर में दहशत फैला दी। यह देखना अद्भुत था कि कैसे एक दिन और एक रात के अंतराल में 15 अगस्त को जब आजादी का जश्न मनाया गया, तो अमृतसर में लगभग कोई भी मुसलमान नजर नहीं आया, जो शरीफपुरा के कुख्यात क्षेत्र में डेरा जमाए बैठे थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अपने पूर्व देशवासियों के खिलाफ क्रूर और अमानवीय अपराधों के लिए उचित सजा मिलेगी। 5 मार्च की दोपहर शुरू हुई अमृतसर की कहानी का चरित्र कुछ ऐसा ही है। मुस्लिम लीग आंदोलन के दिनों में भी अमृतसर पंजाब में कहीं भी देखी गई सबसे भीषण हिंसा का केंद्र रहा था। यहीं पर लीग के आंदोलनकारियों ने कई बार पुलिस और अधिकारियों पर हमला किया, अदालतों पर धावा बोला और अपने बीच फंसे एक असहाय सिख पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी। लीग आंदोलन के दौरान ज्यादातर रेलगाड़ियां अमृतसर में ही रुकी। अमृतसर के मुसलमान निस्संदेह एक बहुत ही मजबूत और सुसंगठित समुदाय थे और हिंदुओं और सिखों के खिलाफ एक अथक और यहाँ तक कि सफल युद्ध छेड़ने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में थे। अंततः उन्हें सिखों की दृढ़ता ने ही विजय दिलाई, जो भारी क्षति के बाद भी कभी पराजित नहीं हुई, जैसा कि निस्संदेह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में युद्ध की प्रकृति और मुसलमानों की सापेक्षिक शक्ति को समझने के लिए कुछ कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक, अमृतसर की हिंदू मुस्लिम सिख आबादी 3,76,824 को मिलाकर मुसलमानों की संख्या 1,84,055 थी, यानी लगभग आधी। हिंदुओं की संख्या लगभग 1,34,000 और सिखों की 58,769 थी। इसलिए संख्या के लिहाज से मुसलमानों को काफी बढ़त हासिल थी और वे एक मजबूत और सुसंगठित समुदाय थे। 2, अमृतसर में मुस्लिम नेशनल गार्ड्स संगठन पंजाब में सबसे मजबूत था। अधिकारियों को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मार्च में युद्ध शुरू होने पर इस संगठन के सदस्यों की संख्या 8,000 से ज्यादा थी। बाद में हर मुस्लिम वार्ड और मोहल्ले में इसमें भर्ती तेजी से हुई। नेशनल गार्ड के साथ मिलकर काम करने वाले 2 अन्य सुसज्जित मुस्लिम संगठन खाकसार और अहरार भी थे।
इन दोनों में से खाकसार का गुप्त हिंसक प्रशिक्षण और गतिविधियों का एक लंबा इतिहास रहा है। मार्च में मुस्लिम नेशनल गार्ड्स का मुख्यालय लाहौर से अमृतसर स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि अमृतसर लीग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा था। 3 अमृतसर शहर के चारों ओर मुस्लिम बस्तियां एक गहरे घेरे में बसी थीं। हिंदू और सिख इलाके इस घेरे के अंदरूनी हिस्से में थे, और एक बार जब मुसलमानों ने इन इलाकों को घेरकर शहर में आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, तो हिंदू और सिख बाकी दुनिया से कट गए। सुल्तानविंड गेट के एक रास्ते को छोड़कर, जो रेलवे स्टेशन, अदालतों, सिविल अस्पताल, टेलीग्राफ ऑफिस आदि से दूर है, इस गहरी मुस्लिम पट्टी में कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कोई हिंदू या सिख बड़ी और अच्छी तरह तैनात मुस्लिम भीड़, जो हमेशा अपने हत्यारे दस्तों के साथ तैयार रहती थी, से बचकर बाहर आ सके। शहर की दीवारों के आसपास हिंदुओं और सिखों के बीच बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। 4. जैसा कि बताया जा चुका है, पंजाब में नियमित और अतिरिक्त पुलिस बल में मुसलमानों का अनुपात हर जगह बहुत ज्यादा था, यानी 70% से ज्यादा। सिविल सूची में अधिकारियों का अनुपात भी ऐसा ही था। सरकारी कर्मचारियों के ये 2 वर्ग किसी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकते थे, और लाए भी। बंगाल और पंजाब, खासकर पंजाब में हुए दंगों में मुस्लिम पुलिस और अधिकारियों की वास्तविक भूमिका का आकलन करने के लिए एक अलग और विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। 1947 के पंजाब मुस्लिम लीग के हमलों जैसे व्यापक युद्ध में बेशक बहुमत का हाथ होता है, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना आबादी का बहुमत भी पंजाब के पश्चिमी जिलों में हिंदुओं और सिखों जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अमृतसर जैसी जगह में, जहां दोनों पक्षों की आबादी संतुलित थी, बिना पुलिस और अधिकारियों के एक पक्ष के लिए पूरी ताकत से काम किए, हिंदुओं और सिखों को मुसलमानों द्वारा इतने महीनों तक रोककर नहीं रखा जा सकता था। अधिकांश हिंदू और सिख पुलिसकर्मी पंजाब के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में तैनात थे, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू और या सिख थी। लाहौर की तरह अमृतसर में भी शायद ही कोई हिंदू या सिख पुलिसकर्मी मिले, वरना सारा बल मुस्लिम था। मुस्लिम पुलिस ने मुसलमानों को घातक हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने में मदद की। तस्करी मुस्लिम पुलिस के साथ मिलीभगत से की जाती थी, जो सभी रणनीतिक बिंदुओं पर तैनात थे। हथियारों और पेट्रोल का भंडारण बाद में त्वरित आगजनी के उद्देश्य से घरों और इमारतों में किया जाता था। कर्फ्यू ने मुस्लिम पुलिस को खुली छूट दे दी। एक बार फिर कर्फ्यू का इस्तेमाल मुस्लिम हमलावरों के पक्ष में और उन हिंदुओं और सिखों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ जो अपने घरों को जलने से बचाना चाहते थे। मुस्लिम गुंडे या यहाँ तक कि मुस्लिम पुलिसकर्मी भी कर्फ्यू के दौरान हिंदुओं और सिखों के घरों में आग लगा देते थे, और किसी भी हिंदू या सिख को गोली लगने के डर से आग बुझाने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐसा लाहौर और अमृतसर दोनों जगहों पर हुआ। पुलिस पहरा देती रही, जबकि मुसलमान हिंदू और सिखों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे और बड़े इत्मीनान से लूट का माल ले जा रहे थे। लूटी गई संपत्ति के ढेर मुस्लिम पुलिस को पता थे और वे उन पर पहरा देते थे। मुस्लिम पुलिस और लुटेरों ने मिलकर काम किया। पुलिस लुटेरों के साथ मिल गई। हिंदू और सिख अधिकारी आमतौर पर मुस्लिम पुलिसकर्मियों द्वारा आतंकित रहते थे, और कुछ मामलों में उन पर हमला किया गया या मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला किए जाने पर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, जैसा कि अमृतसर, डेरा इस्माइल खान और अन्य जगहों पर हुआ। कभी कभी मुस्लिम पुलिसकर्मियों द्वारा मुस्लिम भीड़ को राइफलें और गोलियां भी दी जाती थीं। मुस्लिम पुलिसकर्मी ट्रकों और जीपों में हिंदुओं और सिखों पर गोलियां चलाते थे, और कई मामलों में लोगों को किसी बहाने से घरों से बाहर निकलने के लिए कहते थे और फिर उन्हें गोली मार देते थे। अमृतसर और अन्य जगहों पर ऐसा कई बार हुआ। 5. पुलिस के अलावा अन्य मुस्लिम सरकारी कर्मचारी भी इसी तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे और मुस्लिम लीग वालों के साथ मिलीभगत रखते थे। सिविल अस्पताल में मुस्लिम डॉक्टर घायल हिंदू और सिखों का इलाज नहीं करते थे। मुस्लिम टेलीफोन ऑपरेटरों ने, जिनका अमृतसर में विभाग पर लगभग एकाधिकार था, हिंदुओं और सिखों के टेलीफोन कनेक्शन काट दिए और उनकी लाइनें टैप कर दी और हिंदुओं और सिखों के बीच संचार की गोपनीयता को असंभव बना दिया। 6. मुस्लिम कॉलेज और स्कूल, विशेष रूप से अमृतसर स्थित MAO कॉलेज, अमृतसर जिला मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख सादिक हसन जैसे प्रतिष्ठित मुस्लिम लोगों के घर और मिलें, हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध युद्ध में नियमित शस्त्रागार और योजना और संचालन केंद्र थे। 7. हिंदुओं और सिखों के खिलाफ लड़ाई के लिए मुसलमानों ने अपने घरों में ईंटों का बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया था। वे अपने घरों की छतों से हिंदुओं और सिखों पर बेरहमी से ईंटें बरसाते थे।
मुसलमान खुद ज्यादातर स्टील के हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए हिंदुओं और सिखों पर हमला भी कर सकते थे, जबकि हिंदुओं और सिखों को ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण ईंटों की इन बौछारों से गंभीर और यहाँ तक कि जानलेवा चोटें भी आईं। 8 मुसलमानों के आगजनी के तरीके कुशल थे। आगजनी में हमेशा 2 आदमी होते थे, एक पेट्रोल छिड़कता था और दूसरा माचिस जलाता था। यह एक सुरक्षित तरीका था। जब गैर मुसलमान जवाबी कार्रवाई करते तो पेट्रोल छिड़कने और माचिस जलाने की दोनों प्रक्रियाएं एक ही व्यक्ति को सौंपी जाती थीं। यह व्यक्ति हमेशा जलता था। बहुत समय बाद गैर मुसलमानों को आगजनी की मुसलमानों की तकनीक का अंदाजा हुआ और उन्होंने इसे कुशलता से करना सीखा, जैसा कि लीग की मुस्लिम सेना ने निस्संदेह इस काम को गंभीरता से लेने से बहुत पहले ही सोच समझकर सीख लिया था। 9-5 मार्च को जब हमला शुरू हुआ तो मुसलमानों ने केवल उन्हीं हिंदू सिख इलाकों पर हमला किया जो अधिकतर घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से घिरे हुए थे, जैसे कि सत्तो वाली गली, किला भंगिया में गोकल नई आबादी, देवी वाली गली, छज्जू मिस्र की गली, इस्लामाबाद, हाल बाजार आदि। यह सब पूर्व योजना को दर्शाता है। 10 हिंदुओं और सिखों पर हमले मुस्लिम नेशनल गार्ड की वर्दी पहने और स्टील के हेलमेट पहने मुसलमानों द्वारा किए गए। हमला शुरू होता है। अमृतसर के मुसलमानों ने 4 मार्च को हिंदुओं और सिखों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दिन हिंदू सिख छात्रों के जुलूस पर मुस्लिम पुलिस ने गोलीबारी की थी और लाहौर में मुस्लिम भीड़ और हत्यारों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों की जान ले ली थी। 4 मार्च की शाम को सिखों और हिंदुओं ने अमृतसर में एक जनसभा की, जिसमें पंजाब में सांप्रदायिक सरकार को बर्दाश्त न करने का संकल्प दोहराया गया। मुस्लिम लीग ने इन भाषणों को पाकिस्तान की स्थापना के अपने मंसूबे को चुनौती के रूप में देखा, जिसका पंजाब आधारशिला होना था। इसलिए उन्होंने अमृतसर में हिंदू सिख, खासकर सिख विरोध को कुचलने की कोशिश की, क्योंकि सिखों की हार का मतलब उनका मनोबल टूटना होता। लीग के दृष्टिकोण से अमृतसर को सही चुना गया था, क्योंकि लीग की पूरी ऊर्जा इसी पर केंद्रित होनी चाहिए। अमृतसर में सिखों को हराओ और उन्हें परास्त करो, फिर वे कहीं और नहीं लड़ेंगे, कम से कम कहीं बहुत पास में तो नहीं। लीग के रणनीतिकारों का तर्क यही था। 4 तारीख को कुछ नहीं हुआ, हालांकि माहौल तनावपूर्ण था। हिंदुओं और सिखों को उम्मीद नहीं थी कि उन पर कोई सामूहिक हमला होगा, इसलिए अचानक हमले की स्थिति में वे अपनी जान बचाने के लिए भी तैयार नहीं थे। हर जगह उन्हें अचानक झटका लगा और जान माल का भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर मुसलमान एक बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे, इतना बड़ा कि पूरे शहर को घेर लिया जाए और हिंदू सिख बस्तियों को तबाह कर दिया जाए और निवासियों को बाहर निकालकर उनका सफाया कर दिया जाए। मुसलमानों ने भारी मात्रा में हथियार और पेट्रोल जमा कर रखा था। उन्होंने आगजनी, लूटपाट, छुरा घोंपने और आम हमलों और धावा बोलने के लिए दस्ते बना रखे थे। 3 मार्च 1947 को हमले शुरू होने से 2 दिन पहले और ऐसे समय में जब कोई भी हिंदू या सिख किसी आपात स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, अमृतसर मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी की बैठक में इस समिति ने घायलों के प्राथमिक उपचार और एक एम्बुलेंस यूनिट के रखरखाव के लिए एक उप समिति नियुक्त की। इस प्रावधान का स्पष्ट अर्थ है कि वे उस लड़ाई के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह आने वाली है, क्योंकि जब उपयुक्त समय आएगा तो वे स्वयं ही इसे शुरू करेंगे। मुसलमान अपनी तलवार की दुकानों पर भीड़ लगाते हैं। एक सिख वकील जो 5 मार्च की सुबह अदालत जाने वाला था, ने मुस्लिम तलवारबाजों की दुकानों पर भारी भीड़ देखी, जहां मुसलमानों को मुफ्त में तलवारें बांटी जा रही थीं। हिंदुओं और सिखों ने इस स्पष्ट कार्रवाई से कोई चेतावनी नहीं ली। उन्होंने शायद सोचा होगा कि कुछ तलवारें लहराएंगी, लेकिन कोई वास्तविक लड़ाई नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च को हमले के शुरुआती दिन और उसके बाद के 2 भयानक दिनों में सिखों और हिंदुओं के पास न तो हथियार थे और न ही बचाव के अन्य साधन। दरबार साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल, जो मुसलमानों द्वारा किसी भी सामान्य हमले की स्थिति में मुस्लिम हमले का पहला निशाना होता, और वास्तव में होता भी, अगर उन चंद सिखों के मनोबल ने, जिन्होंने पवित्र स्थान की रक्षा का बीड़ा उठाया होता। वहां केवल 2 दर्जन सेवादार या परिचारक थे, जो उस धर्मस्थल और उसके परिसर का प्रबंधन करने वाली समिति द्वारा नियुक्त किए गए थे। इन 2 दर्जन लोगों के पास तलवारें थीं, जैसा कि उनके पास हमेशा से उनके सिख होने के प्रतीक के रूप में रहा है। इसके अतिरिक्त वहां लगभग 1000 निहत्थे सिख तीर्थयात्री भी थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो पवित्र स्थान की रक्षा में मदद करने के बजाय समस्या बन गए।
वहाँ 4 पुरानी और जंग लगी 12 बोर की बंदूकें और कारतूसों का एक छोटा सा जखीरा था, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उन्हें चलाना नहीं जानता था। खालसा कॉलेज, जो कि सिखों का प्रमुख संस्थान था, के पास उस दिन 10 तलवारें भी नहीं थीं और न ही कोई आग्नेयास्त्र। यह चारों ओर से हमले के लिए खुला था और इसके परिसर में युवा छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की एक बड़ी आबादी रहती थी। शहीद सिख मिशनरी कॉलेज का भी यही हाल था और यह सभी हिंदू और सिख मोहल्लों और इलाकों का सच था, पूरी तरह से निहत्था था। कोई भी बचाव के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग की चालों और योजनाओं के बारे में किसी को पता नहीं था। पुलिस को छोड़कर सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारी 5 मार्च को अपने कार्यस्थलों से लगभग पूरी तरह अनुपस्थित थे। राशनिंग विभाग के मुसलमानों के लिए यह बात विशेष रूप से सच थी, क्योंकि उन्हें दूसरों से बेहतर पता था कि किन हिंदू और सिख घरों को जलाया जाना था। इसके बजाय वे मुसलमानों के बीच फैली सूचनाओं के जरिए खतरे से दूर रह रहे थे या अपने अपने इलाकों में हमले की योजना में शामिल हो रहे थे। अपनी आत्मसंतुष्टि में हिंदू और सिखों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, इसलिए दोपहर तक वे जहां थे वहीं फंस गए, अपने दफ्तरों में, रेलवे स्टेशन पर, स्वर्ण मंदिर या दूसरे पवित्र स्थलों पर वगैरह। ये फंसे हुए लोग ज्यादातर 11 मार्च तक अपने घरों और परिवारों तक नहीं पहुंच पाए, जिस दिन 7 तारीख को लगाए गए कर्फ्यू के बाद पहली बार ढील दी गई थी। 5 मार्च को दिन में शिरोमणि अकाली दल की ओर से 3-4 सिखों का एक समूह अमृतसर में घूम घूम कर घोषणा कर रहा था कि उसी शाम पंजाब में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान स्थापना की योजना के विरोध में एक जनसभा आयोजित की जाएगी। सिखों को उस दिन किसी हमले या व्यापक हमले की उम्मीद नहीं थी। चौक मुनी में मुसलमानों ने इस समूह पर ईंटों की बौछार से हमला किया और एक सिख भाई मंगल सिंह की हत्या कर दी गई। इस क्रूर कृत्य की खबर पूरे शहर में फैल गई और हिंदू और सिखों ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी दुकानें बंद कर दी। लेकिन रेलवे स्टेशन से आने जाने वालों का आना जाना अभी भी जारी था। इस बीच बिना किसी हिंदू या सिख के उकसावे के हजारों की संख्या में मुस्लिम गुंडे शहर के सभी हिस्सों में, खासकर बाहरी इलाकों में, उन इलाकों के पास इकट्ठा हो गए जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी। पूरे शहर में और सभी रास्तों से दूर दूर तक मुस्लिम समूहों और भीड़ के जमा होने से शहर बाहरी लोगों के लिए लगभग बंद हो गया और अंदर वालों के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया। हॉल बाजार, जो शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र है तथा रेलवे स्टेशन और स्वर्ण मंदिर तक आने जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, दोनों ओर बड़ी संख्या में सशस्त्र मुस्लिम भीड़ से भरा हुआ था। हिंदू और सिख किसी भी घटनाक्रम और घटनाओं से बेखबर शहर में हो रहे थे, जब लगभग 4 बजे एक संकेत पर शहर के सभी हिस्सों में मुसलमानों द्वारा एक सामान्य हमला शुरू हुआ। हॉल बाजार में पाए गए हिंदू और सिख, चाहे वे तांगे में थे, पैदल जा रहे थे या अपनी दुकानों पर थे, उन पर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। इन हमलों के पीड़ितों में से एक मोहन सिंह खालसा कॉलेज का छात्र था, जो एक अन्य छात्र के साथ हॉल बाजार में मुस्लिम भीड़ में फंस गया था। लड़कों में से एक घायल होने के बावजूद बच गया, दूसरा मौके पर ही मारा गया। इस पहले हमले में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख, विशेष रूप से बाद वाले, मारे गए। 5 बजे तक दर्जनों सिख मृतकों को सरकारी मुर्दाघर में लाया गया, लेकिन कई का कभी पता नहीं चला। हिंदू और सिख जहां भी थे वहीं फंसे रहे। मुसलमान अब हिंदुओं और सिखों का व्यापक विनाश करने पर तुले थे। हाल बाजार में लगभग सभी दुकानें हिंदुओं और सिखों की संपत्ति थीं और यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। आसपास की आबादी लगभग पूरी तरह से मुसलमानों की थी। इस बाजार को मुस्लिम भीड़ ने बेखौफ और बड़े पैमाने पर लूटा। लूट के बाद बड़ी संख्या में दुकानें जला दी गईं। बाजार के बीचों बीच स्थित खैरदीन की मस्जिद और लगभग आधा फलांग दूर एक तरफ स्थित MAO कॉलेज से मुसलमान झुंडों में निकलते थे। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। हाल बाजार जहां खत्म होता है वहां सिटी कोतवाली है। 5 मिनट के अंदर पुलिस लूटपाट की जगह पर पहुंच सकती थी, यहां तक कि बढ़िया बाजार के दूसरे छोर पर भी। लेकिन लूटपाट दोपहर और रात भर बिना रुके चलती रही। लाखों का माल लूट लिया गया। लूटपाट करने वाली मुस्लिम भीड़ इतनी इत्मीनान और आत्मविश्वास से भरी थी कि कुछ मामलों में उन्होंने दुकानों के ताले तोड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। बस इतना ही किया गया कि बाहरी दरवाजे का एक तख्ता हटा दिया गया, एक तरह का मैनहोल बनाया गया और उसमें से लूट का माल निकाला गया।
ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसके पीछे एक योजना थी और लूटपाट करने वालों को पता था कि पुलिस नहीं आएगी, जबकि असल में आई ही नहीं। इस समय मारे गए सिखों में बड़ी संख्या में सिख फैक्ट्री मजदूर थे जो सुबह 5 बजे काम छोड़कर अपने घरों के लिए निकल पड़ते थे। उन्हें आम मुस्लिम हमले का पता नहीं होता था। जैसे ही वे हाथी गेट, हॉल बाजार, महान सिंह गेट या घी मंडी गेट जैसे शहर के फाटकों के पास पहुंचे, उन्हें घेर लिया गया और मार डाला गया। सिखों का एक और वर्ग जिसने इन शुरुआती दिनों में भारी नुकसान उठाया, वे सिख दूध वाले थे जो पड़ोसी गांवों से शहर में दूध की आपूर्ति लाते थे। वे 5 और 6 मार्च को मारे गए और 6 मार्च की सुबह तक इन लोगों के 18 शव मुर्दाघर ले जाए जा चुके थे। मारे गए दूध वालों की कुल संख्या बहुत अधिक रही होगी, क्योंकि मुसलमान आमतौर पर शवों को जलते हुए घरों में फेंक देते थे या किसी और तरह से उनका निपटान कर देते थे। 5 मार्च को अमृतसर में न कोई सरकार थी, न कोई कानून व्यवस्था। किसी की भी जान सुरक्षित नहीं थी। हर तरफ क्लेआम, आगजनी और लूटपाट मची हुई थी। लोग अचानक उस सुरक्षा और संरक्षा की धारणा से जाग उठे जिसके वे ब्रिटिश शासन के दिनों में आदी हो गए थे। अब हर तरफ पूरी तरह अराजकता फैली हुई थी। पुलिस न सिर्फ इसमें तटस्थ थी, बल्कि मुस्लिम हमलावरों की योजना बना रही थी, उनका नेतृत्व कर रही थी और उनकी मदद कर रही थी। मुसलमानों ने जो भी इलाका चाहा, उसे जला डाला और लूट लिया। उन्हें रोकने का एकमात्र उपाय था संभवतः प्रभावी हिंदू सिख प्रतिरोध, जो इन 2 दिनों और उसके बाद महीनों तक संगठित नहीं हो पाया। न दरबार साहिब, न ही कोई गुरुद्वारा इस समय सुरक्षित था। मुसलमानों ने एक व्यापक हमले की योजना बनाई थी और उसे बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे। उस रात पूरे शहर में किसी ने कुछ नहीं खाया, कोई भी पलक झपकते नहीं सोया। पूरा शहर हमलावर मुसलमानों की चीखों और हिंदुओं सिखों की उद्दंड आवाजों से गूंज रहा था। आग की लपटें उठ रही थीं और ऊंची इमारतें भीषण आग में जल रही थीं। 5 मार्च को सिविल अस्पताल में लाए गए शवों की संख्या 7 थी, 6 सिख और एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान हिंदू या मुसलमान के रूप में हुई। मारे गए इन 6 सिखों में खालसा कॉलेज का छात्र मोहन सिंह भी था, जिसकी हत्या का जिक्र कहीं और किया गया है। यह परिस्थिति किसी भी अन्य बात से ज्यादा यह साबित करती है कि अमृतसर में मुसलमान हमलावर थे और वे महीनों तक हमलावर रहे। बाद में दिए गए हताहतों के आंकड़े इस बात को पूरी तरह से साबित कर देंगे। रात के समय हिंदू और सिख बस्तियों में नर्क का माहौल बन जाता था। मुसलमानों के दल पाकिस्तान और इस्लामी नारे लगाते हुए घूमते और हिंदू सिख घरों में आग लगाते। आग लगाने का तरीका योजनाबद्ध, कुशल और लंबी तैयारी का प्रतीक था। इमारतों पर स्टिरअप पंप या किसी अन्य उपकरण से पेट्रोल छिड़का जाता था। फिर कपड़े या रुई का एक जलता हुआ गोला पेट्रोल से भीगी सतह पर फेंका जाता था और आग की लपटों को विनाश का काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी किसी दुकान या घर के दरवाजे पर फास्फोरस का गोल खोदकर उसे थोड़ी देर मिलने के लिए छोड़ दिया जाता था। आग से बचने की कोशिश कर रहे हिंदुओं और सिखों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस रात और उसके बाद वाली रात की आग में अमृतसर का एक बड़ा हिस्सा राख और मलबे में तब्दील हो गया। अगर कोई रात में किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़ा होता तो लाल लपटें ऊपर उठती हुई बड़े बड़े इलाकों में फैलती हुई दिखाई देती, जो रात के अंधेरे में एक भयानक और भयावह चमक पैदा कर रही थीं। हाल बाजार, कड़ा जयमल सिंह और कई अन्य बस्तियां लगभग पूरी तरह से तबाह हो गईं। शाम ढलते ही विभिन्न इलाकों पर हमले शुरू हो गए। हमलावरों की गोलीबारी रात भर सुनाई देती रही। सुबह तक हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिनके घर जला दिए गए थे या जिन्हें रात भर घेरे रखा गया था, शरणार्थी बनकर विभिन्न इलाकों में चले गए जहां उन्हें आश्रय मिल सकता था। कई लोग दरबार साहिब और उसके आसपास के अन्य स्थलों जैसे जलियांवाला बाग में चले गए। कई लोग सिविल लाइंस की ओर भागे, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। खालसा कॉलेज में इन शिकारियों में से कुछ हजार लोग पहुंचे जिनके घरों पर हमला हुआ था। रात के समय एक मुस्लिम भीड़ ने दरबार साहिब और दरबार साहिब के निकट स्थित उत्तर भारत के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक कृष्णा मार्केट पर हमला करने की कोशिश की। रानी की मूर्ति और चौक फव्वारा के बीच सड़क पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों और हिंदुओं के साहस और धैर्य ने मुस्लिम हमलावरों को परास्त कर दिया और दरबार साहिब पर आने वाला तात्कालिक खतरा टल गया। अमृतसर में मुस्लिम अभियान की एक विशेषता यह बन गई थी कि कहीं भी मिलने वाले सिखों पर हमला किया जाता था।
सड़क पर कहीं भी मिलने वाले किसी भी सिख पर हमला करके उसे मार डाला जाता था। अमृतसर के आसपास के गांवों से आने वाले बड़ी संख्या में सिखों और दरबार साहिब के दर्शन के लिए बाहर से आने वाले कई तीर्थयात्रियों पर घात लगाए बैठे मुस्लिम समूहों ने चाकू से हमला कर दिया। मारे गए लोगों में से कई सिख दूध विक्रेता थे, जो अमृतसर के आसपास के गांवों से अकेले या 2-3 के समूह में दूध शहर में लाते थे। चूंकि उन्हें शहर में प्रवेश करने के लिए मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए उन्हें रास्ते में रोककर मार डाला जाता था। कई मामलों में कई मुसलमान किसी सिख पर टूट पड़ते, उसकी कृपाण छीन लेते और छीनी गई कृपाण से ही उसका वध कर देते। चाकू मारने का यह अभियान इतना व्यापक और लगातार चला कि रेलवे स्टेशन पर भी सिखों को चाकू मारे गए, जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। एक व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ते समय चाकू मारा गया, दूसरे की कृपाण छीन ली गई। सरकारी कर्मचारी भी अपने कर्तव्य पालन के दौरान हमले से अछूते नहीं थे। पंजाब में हर जगह मुसलमानों द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर ऐसे कायरतापूर्ण हमले किए गए। अमृतसर में एक सिख तारकर्मी की उस समय हत्या कर दी गई जब वह एक मुस्लिम इलाके में आदेशानुसार बिजली के तार की मरम्मत कर रहा था। एक हिंदू डाकिया पर उसके दौरे के दौरान हमला किया गया। अपनी तरह का सबसे गंभीर मामला एक सिख सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पर मुस्लिम भीड़ द्वारा किया गया हमला था। यह अधिकारी हॉल बाजार में मुस्लिम कांस्टेबलों की एक टुकड़ी के साथ ड्यूटी पर था। जब वह खड़ा था, तभी लगभग 150 मुस्लिम कांस्टेबलों की एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। जिन मुस्लिम कांस्टेबलों की वह कमान संभाल रहा था, वे बस खड़े खड़े अपने अधिकारी पर भीड़ द्वारा हमला होते देखते रहे और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ गए। हालांकि बाद में यह अधिकारी अपनी गंभीर चोटों से उबर गया। यह उस समय की मुस्लिम पुलिस की भावना का एकमात्र प्रमाण है। हिंदुओं और सिखों पर हमले अधिक लगातार और आसान हो गए क्योंकि हॉल बाजार, शहर और दरबार साहिब की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग जले हुए घरों और दुकानों के खंडहरों से अवरुद्ध था और बाहर आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था और रानी की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए मुस्लिम इलाकों से लगभग 1 मील गुजरना पड़ता था, वह स्थान जहां गैर मुस्लिम इलाके शुरू होते थे। हिंदू और सिख राहगीरों पर लगभग रोजाना हमला किया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। यह केवल तब हुआ जब हिंदू और सिखों के बार बार प्रतिनिधित्व और विरोधों पर, जिनमें मास्टर तारा सिंह के कई लोग शामिल थे, हॉल बाजार को 2 तरफा यातायात के लिए उपलब्ध कराया गया, तब ये हमले कम हुए। लेकिन पुलिस का मनोबल इतना गिर गया था कि उन दिनों पुलिस की मौजूदगी किसी भी हिंदू या सिख को सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। सबसे जघन्य हमलों में से एक, जिसने हर हिंदू और सिख को दहला दिया, वह था 6 मार्च को अमृतसर के एक उपनगर शरीफपुरा के मुसलमानों द्वारा, जो रेलवे ट्रैक के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में काफी दूर तक फैला हुआ है, पठानकोट की ओर से आ रहे सिखों और हिंदुओं पर किया गया हमला। हमलावरों ने आती हुई ट्रेन को बाहरी सिग्नल पर चढ़कर और उसे ऊपर उठाकर रोक दिया। फिर रेलवे ट्रैक के किनारे मुस्लिम घरों में छिपी भीड़ ने असहाय हिंदू और सिख यात्रियों पर हमला कर दिया और ट्रेन के दोबारा चलने और अमृतसर स्टेशन पहुंचने से पहले ही महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की हत्या कर दी। जालंधर, पठानकोट और नरोवाल से आने वाली ट्रेनों और ट्रकों पर भी इसी तरह इस उपनगर के मुसलमानों और सिखों ने बड़ी बेरहमी से हमला किया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जानवरों की तरह दौड़ाया गया और भालों से घायल करके मार डाला गया। इस संघर्ष में कहीं भी किया गया यह पहला रेल हमला था और बाद के महीनों में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं दोहराईं। इस कायरतापूर्ण हमले ने सभी सभ्य लोगों को भयभीत कर दिया। मुस्लिम भीड़ और हत्यारों के अलावा मुस्लिम पुलिस किसी भी सिख या हिंदू को गोली मार देती थी जिस पर भी वे हाथ डाल पाते थे। मुस्लिम पुलिस रात में गश्त लगाने के लिए जानी जाती थी। कभी कभी हिंदुओं और सिखों को उनके घरों से बुलाकर उन्हें वहीं गोली मार देती थी। इस प्रथा को वे शिकार कहते थे और यह हिंदुओं और सिखों के लिए एक आतंक था। मार्च के ये पहले दिन अमृतसर के हिंदुओं और सिखों, खासकर सिखों, के लिए बेहद बड़ी आपदा के दौर थे। बड़ी संख्या में घर और दुकानें जला दी गईं और रोजाना कर्फ्यू लगने से सारा कारोबार ठप हो गया। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो गए। अमृतसर में ही हजारों लोग बेघर हो गए और घरेलू संपत्ति नष्ट होने से बेसहारा हो गए। उन्हें आश्रय और भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। इन सबसे ऊपर पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम आतंक से भाग रहे लाखों शरणार्थियों की देखभाल की समस्या थी। निस्संदेह समुदाय को लगा कि वह जीवन मरण के संघर्ष से गुजर रहा है और उसने विशिष्ट सिख शांति और साहस के साथ इसका सामना किया।
मुस्लिम पुलिस मुसलमानों के प्रति अपनी पक्षपातपूर्ण नीति को पूरी ताकत से लागू करने में जुटी थी। अमृतसर शहर और देहात दोनों जगहों पर व्यापक घरों की तलाशी में सिखों से हर तरह का हथियार छीन लिया गया, न केवल भाले बल्कि लकड़ी काटने वाले चाकू और चाकू भी। लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिए गए ताकि हमले के समय हिंदुओं और सिखों के पूरे समूह निहत्थे रह जाएं। दूसरी ओर मुसलमान हथियार और भाला बनाने की सामग्री, लाठी, तलवारें, खंजर और यहाँ तक कि पिस्तौल भी आयात कर सकते थे। उनके बीच बंदूकें और बम खुलेआम घूमते थे। ऐसा बहुत कम ही होता था। जब कोई गैर मुस्लिम पहरेदारी पर होता था तभी ऐसी तस्करी पकड़ी जा पाती थी। एक बार अमृतसर के लाहौर की ओर ग्रैंड ट्रंक रोड पर पुतली घर में ड्यूटी पर तैनात एक हिंदू पुलिसकर्मी ने एक मुस्लिम ट्रक को रोका जो शहर में 4300 लाठियां ले जा रहा था। ये लाठियां जाहिर तौर पर भाले बनाने के लिए थीं। लेकिन जब इस एक ट्रक को पकड़ा गया तो सैकड़ों लाठियां बिना जांच के अपने गंतव्य की ओर निकल गई होंगी। यही कारण है कि मुसलमान हिंदुओं और सिखों के खिलाफ इतना भयानक हमला कर सके। मुसलमानों ने सिखों पर इतने जोश और संगठन के साथ हमला किया कि मार्च से जून तक और उसके बाद भी सभी महीनों में सिखों को भारी क्षति उठानी पड़ी। पुलिस की मदद से मुसलमान अलग अलग सिखों को घेरते रहे और उन पर सामूहिक हमले करते रहे। अमृतसर शहर के लिए उनकी योजना महत्वाकांक्षी थी। वे शहर को घेरे रखना चाहते थे, आगजनी और हत्या करके हिंदुओं और सिखों को बाहर निकालना चाहते थे और अंततः सिखों के प्रिय और सिख महानता और गौरव के प्रतीक दो स्थानों दरबार साहिब और खालसा कॉलेज पर कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों स्थानों के अधिकारियों को मुसलमानों से लगातार इन स्थानों को नष्ट करने की धमकी भरे पत्र मिलते रहे। अपने आत्मविश्वास और लाभप्रद स्थिति के एहसास में मुसलमानों ने अपनी योजनाओं की घोषणा करने में कोई संकोच नहीं किया। इन सभी महीनों के दौरान सिख बेहतर हथियारों से लैस और दृढ़ हमलों के खिलाफ लड़ रहे थे। यह अमृतसर में हताहतों की निम्नलिखित आधिकारिक संख्या से पता चलता है। ये आंकड़े निश्चित रूप से बहुत कम आंके गए हैं, लेकिन ये हताहतों के अनुपात को स्थापित करने में मदद करते हैं। लगभग सभी मामलों में सिखों की हताहतों की संख्या हिंदू और मुस्लिम हताहतों की कुल संख्या से ज्यादा है, या कम से कम दोनों समुदायों के हताहतों की संख्या से कहीं ज्यादा है। मुस्लिम हमले की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए हिंदू और सिख हताहतों की संख्या को भी एक साथ गिना जा सकता है। हताहतों का चार्ट 11 अप्रैल 1947 हिंदू 8, सिख 24, मुसलमान 11। 9 मई 1947 हिंदू 15, सिख 44, मुसलमान 19। 9 मई 1947 हिंदू 23, सिख 67, मुसलमान 32। 11 मई 1947 हिंदू 32, सिख 100, मुसलमान 48। 15 मई 1947 हिंदू 50, सिख 135, मुसलमान 60। 22 मई 1947 हिंदू 78, 174, मुसलमान 85। इस सब का नैतिक सबक बहुत स्पष्ट है। सिख हत्या और आगजनी के एक घातक और दृढ़ अभियान के शिकार थे। यहाँ तक कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भी 22 मई 1947 तक यानी 5 मार्च को हुए हमले के 2.5 महीने से भी ज्यादा समय बाद 174 सिख मारे गए थे, जबकि 85 मुसलमान मारे गए थे। इस अवधि के दौरान मुसलमानों द्वारा मारे गए कुल गैर मुसलमानों की संख्या 243 है। सिखों ने उन इलाकों में कहीं भी मुसलमानों पर हमला नहीं किया जहां वे बहुसंख्यक थे। पूर्वी पंजाब में इस पूरी अवधि के दौरान और बहुत बाद तक शांति बनी रही। हालांकि मुसलमानों की सिखों को दबाने और यहाँ तक कि उनका सफाया करने की योजना थी, लेकिन सिखों के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। इन सभी महीनों के दौरान उन्होंने हर जगह भारी कष्ट झेले, लड़ाई के लिए संगठित मुस्लिम बहुसंख्यकों और मुस्लिम पुलिस व अधिकारियों के साथ मिलकर असमान संघर्ष किया। एक अन्य तथ्य जो निर्णायक रूप से सिद्ध करता है कि सिखों का न केवल मुसलमानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उन्हें मुसलमानों की ओर से किसी भी हमले की आशंका का भी ज्ञान नहीं था, वह यह है कि 5 मार्च और उसके बाद बड़ी संख्या में सिख होला तीर्थ यात्रा पर होशियारपुर जिले के श्री आनंदपुर साहिब गए थे और अमृतसर तथा कई अन्य शहरों में कर्फ्यू के कारण वहां फंस गए थे। इन सिख तीर्थयात्रियों में से बड़ी संख्या को पटियाला राज्य पुलिस राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रकों में अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला आदि स्थानों तक पहुंचाया गया था। अमृतसर का हर कोना जो मुस्लिम इलाके के करीब था और जहां मुस्लिम भीड़ आसानी से इकट्ठा हो सकती थी या कुछ हत्यारे छिप सकते थे, वहां आसपास पाए जाने वाले किसी भी सिख के लिए मौत की जगह थी।
मुस्लिम गुंडों द्वारा अपनाई गई तकनीक कुशल और पहले से सोची समझी होती थी। ये हमलावर आम तौर पर खुद को 3 के समूहों में विभाजित करते थे। प्रत्येक एक गलियां सड़क के किनारे एक दूसरे से 15 या 20 गज की दूरी पर छिपते थे। जब हिंदू या सिख पैदल यात्री, साइकिल चालक या तांगा सवार जैसा भी मामला हो को पहले समूह द्वारा लाइन के साथ जाने दिया जाता था, तो मध्य समूह शोर मचाता था और इच्छित शिकार को डराता था। जैसे ही वह जान बचाने के लिए पीछे या आगे भागता, उस पर उस समूह द्वारा हमला किया जाता था जो उसके सबसे करीब होता था, और उसे मार डाला जाता था। इस तरह सैकड़ों लोग विभिन्न मुस्लिम इलाकों में मारे गए, खासकर हॉल गेट से पश्चिम की ओर हाथी गेट जाने वाली सड़क पर, और हॉल गेट से रामबाग, महान सिंह और घी मंडी गेट होते हुए सुल्तानविंड जाने वाली सड़क पर, जहां से सिखों और हिंदुओं को उत्तर दिशा से शहर में प्रवेश करने के लिए इन्हीं सड़कों में से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ता था। बुर्ज बाबा फूला सिंह एक सिख तीर्थ स्थल और एक प्रकार का मठ जो महान सिंह गेट के ठीक बाहर स्थित है और चारों ओर से बड़ी मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है, पर बार बार हमले हुए और कई सिख मारे गए। 5 मार्च को शुरू हुए हमले में पुलिस के 3 सिख पैदल कांस्टेबल लापता बताए गए। शहर के बाहरी इलाके में सिखों को छुरा घोंपने, भाले से मारने या गोली मारने की रोजाना खबरें आती रहीं। शरीफपुरा, महान सिंह गेट, हाथी गेट, भगता वाला गेट और चौक फरीद सिखों पर इस तरह के हमले के लिए विशेष रूप से कुख्यात थे। MAO कॉलेज हमले का एक बहुत ही सक्रिय केंद्र था, जहां से मुस्लिम समूह हिंदुओं और सिखों पर हमला करने या उन्हें निशाना बनाने के लिए निकलते थे। MAO कॉलेज के बगल में स्थित एक हिंदू सिनेमा घर को जला दिया गया। MAO कॉलेज के आसपास के सभी तरफ स्थित हिंदू और सिख घरों पर कॉलेज के अंदर से बंदूकधारियों द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही थी। इस लड़ाई के दौरान पकड़ी गई महिलाओं और बच्चों के प्रति मुसलमानों और सिखों के व्यवहार में स्पष्ट अंतर है। जबकि मुसलमानों ने हर जगह हिंदू और सिख महिलाओं और बच्चों का अपमान किया, उनका अपहरण किया या उनकी हत्या कर दी, सिखों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होने का कारण हो। हमले के पहले दिन एक इलाके में, जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्षेत्र के जंक्शन पर था, सिख प्रभाव के केंद्र से बहुत दूर नहीं, एक उग्र सिख भीड़ द्वारा कई मुसलमानों को मार डाला गया। 100 से अधिक मुस्लिम महिलाएं और बच्चे, जिनके पुरुष या तो मारे गए थे या सुरक्षा के लिए भाग गए थे, सिखों के हाथों में पड़ गए। सिखों ने उन्हें सुरक्षित रखा और उन्हें 2 या 3 दिनों तक खाना खिलाया जब तक लड़ाई चली और शहर में सभी संचार काट दिए गए, और बाद में उन्हें एस्कॉर्ट के साथ सिटी पुलिस स्टेशन भेज दिया। 11 मार्च को कर्फ्यू आंशिक रूप से हटने के बाद हमले का पहला दौर खत्म हो गया था। राहगीरों और दर्शकों के सामने जो दृश्य आया वह वाकई भयानक और दयनीय था। शहर के विभिन्न हिस्सों में मलबे और मलबे के विशाल पहाड़ पड़े थे जो सड़कों और बाजारों को अवरुद्ध कर रहे थे। जली हुई ध्वस्त इमारतें, क्षतिग्रस्त दीवारों से बाहर निकले दरवाजों और खिड़कियों के छेद घोर क्रूरता की कहानी कह रहे थे। आग में लाखों करोड़ों का माल और घरेलू संपत्ति नष्ट हो गई थी और कुछ मलबे के नीचे दब गई थी, जिसके गिरने से कई लोगों की मौत भी हुई होगी। विनाश और वीरानी के इस दृश्य को देखकर पंडित नेहरू, जिन्होंने मार्च में शहर का दौरा किया था, ने टिप्पणी की कि अमृतसर बम विस्फोटों से क्षतविक्षत शहर जैसा लग रहा था। हिंदुओं और सिखों ने सोचा कि इस अनुभव ने मुसलमानों को जरूर सजा दी होगी और उन्हें उस लड़ाई की मूर्खता का एहसास कराया होगा जिसमें आग ने हिंदुओं के साथ साथ पड़ोसी मुसलमानों के घरों और दुकानों को भी नष्ट कर दिया था, और जिसमें कम से कम कुछ मुसलमानों ने, जो निस्संदेह हत्या के शिकार हिंदुओं और सिखों की तरह ही निर्दोष थे, अपनी जान गंवाई होगी। लेकिन मुसलमान ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। वे इस पहली लड़ाई को अपनी कार्यप्रणाली और तैयारियों की सफलता और अपनी सेना के सभी अंगों, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स, भीड़, पुलिस और अधिकारियों के उत्तम समन्वय की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे थे। इसलिए वे इस पहले हमले की पुनरावृत्ति और हिंदुओं और सिखों पर और अधिक विजय हासिल करने की ताक में थे। मुसलमानों ने जली हुई प्रागदास चौक मस्जिद में नमाज पढ़ने की बार बार कोशिश की। यह जगह सिख हिंदू बस्तियों के बीच में स्थित है। हालांकि एक तरफ से गिलवाली गेट पर समाप्त होने वाले मुस्लिम आबादी वाले विशाल क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। एक मुस्लिम जमावड़े का नेतृत्व करने का प्रयास करना, जो निश्चित रूप से अच्छी तरह से हथियारों से लैस, विद्रोही और नारे लगाने वाला था, वास्तव में शरारत का एक प्रयास था। ऐसे समय में जब भावनाएं तीव्र थीं,
जब रावलपिंडी और पश्चिमी पंजाब में सैकड़ों सिख गुरुद्वारों को जला दिया गया था और किसी भी मुस्लिम लीगी नेता ने इस तरह के कृत्यों के लिए खेद या निंदा का एक शब्द भी नहीं कहा था। चौक प्रागदास में नमाज सभा का नेतृत्व करने का प्रयास करना सिखों का अपमान और शरारत का एक सोचा समझा प्रयास था। सिखों ने इस कदम का विरोध किया, लेकिन यूरोपीय डिप्टी कमिश्नर ने अनुमति दी कि हर शुक्रवार को सीमित संख्या में मुसलमान भारी पुलिस सुरक्षा के तहत प्रागदास चौक में दोपहर की नमाज अदा करें। 11 अप्रैल को, जो शुक्रवार का दिन था, लगभग 4000 से 5000 की एक बड़ी मुस्लिम भीड़ नमाज पढ़ने के दिखावटी इरादे से चौक प्रागदास में आई। लेकिन वे हथियारों से लैस थे और हमले के शुरुआती दिनों में चौक प्रागदास में मारे गए मुसलमानों का बदला लेने की कसम खाते हुए नारे लगा रहे थे। इससे सिखों को स्वाभाविक रूप से ठेस पहुंची। हालांकि उकसावे के बावजूद सिखों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई अप्रिय घटना घटे और नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। लेकिन नमाज खत्म होने के बाद वापस लौटे कुछ मुसलमानों ने कुछ सिखों पर हमला कर दिया। इस पर कुछ सिखों ने बदले में कुछ मुसलमानों पर हमला किया और लगभग 1 महीने तक रुके रहने के बाद 11 अप्रैल को अमृतसर में फिर से दंगे शुरू हो गए। हालांकि इस दौरान चाकूबाजी जारी रही। मुस्लिम भीड़ पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से अपनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रति ज्यादा सचेत नहीं था। मुसलमानों ने सिखों की हत्या की और चौक लक्ष्मणसर, किला भंगिया, चौक चीरा और हाल बाजार सहित कई इलाकों में हिंदू और सिख घरों में आग लगा दी। इन आगजनी से व्यापक क्षति हुई और धुएं के ऊंचे ऊंचे गुबार छहटा से भी देखे जा सकते थे, जो अमृतसर से 5 मील से भी अधिक दूर है। मार्च के उत्तरार्ध और अप्रैल के आरंभ में हिंदुओं और सिखों पर चाकू से हमला करने के अभियान में कुछ समय के लिए तुलनात्मक रूप से शांति रही थी। लेकिन ऊपर वर्णित 11 अप्रैल के चौक प्रागदास की घटना के बाद यह चाकूबाजी अभियान तेज हो गया। आगजनी भी बढ़ने लगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब किसी न किसी हिंदू और सिख को चाकू मारे जाने या गोली मारे जाने की खबरें न आती, ज्यादातर भाड़े के मुस्लिम हत्यारों द्वारा और कभी कभी पुलिस द्वारा भी। हिंदू और सिख अलग अलग परिस्थितियों में मारे गए। कभी कभी वे अपने ही घरों में लगी आग बुझाने की कोशिश करते हुए मारे गए। अगर वे आत्मरक्षा में मुस्लिम हमलावरों से लड़े तो अक्सर पुलिस द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जो हमेशा मुसलमानों की ओर से हस्तक्षेप करती थी। अगर वे नहीं मारे गए तो आत्मरक्षा में लड़ने वाले हिंदू और सिखों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जबकि मुस्लिम हमलावरों को छोड़ दिया जाता था। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, हिंदुओं और सिखों की मृत्यु दर बहुत अधिक रही। सिखों की मृत्यु संख्या मुसलमानों और हिंदुओं की संयुक्त संख्या से भी अधिक थी। अप्रैल और उसके बाद अमृतसर में जो कुछ हुआ उसकी विशिष्ट घटनाएं नीचे दी गई हैं। 11 अप्रैल 1947 को एक सिख की चक्की मुस्लिम भीड़ ने जला दी। उसी दिन एक सिख पर पुलिस ने बिना किसी कारण के गोली चला दी। भगतामवाला गेट के पास मुसलमानों के एक समूह ने 2 सिखों को घेर लिया और उनकी कृपाणें छीन ली। सिखों ने भागकर अपनी जान बचाई। 3 सरदार ईशर सिंह मझैल, जो एक प्रमुख सिख नेता थे और बाद में पूर्वी पंजाब के मंत्री बने, की कार को मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया था और वे केवल अपने ड्राइवर की कुशलता से बच गए थे। 2 मई 1947 को हकीमन गेट के बाहर एक सिख को चाकू मार दिया गया। 5 एक सिख सोहन सिंह की चौक फरीद के पास साइकिल पर जाते समय निर्मम हत्या कर दी गई। 6 रेलवे स्टेशन के नजदीक ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित रेगो ब्रिज के पास 2 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 मई 1947 को बैजनाथ हाई स्कूल और रेलवे फुटब्रिज के बीच गोलबाग में एक सिख की हत्या कर दी गई। इसी दिन हॉल गेट के अंदर 7 हिंदू और सिख दुकानों और कटरा करम सिंह में महान सिंह गेट और गली लाहौरियाम वाली के अंदर कई घरों में आग लगा दी गई। मॉल में एक सिख की हत्या कर दी गई और उसी इलाके में 2 सिखों पर हमला किया गया और उनका पीछा किया गया। 24 मई 1947 को अंजुमन पार्क की ओर सब्जी खरीदने गए एक सिख की हत्या कर दी गई। हॉल बाजार के बीचों बीच चार्टर्ड बैंक के पास एक सिख को चाकू मार दिया गया, जबकि एक मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल नंबर 132 वहां मौजूद था। हॉल बाजार के पास एक हिंदू की हत्या कर दी गई और गंजदी मोरी के पास 2 अन्य मुसलमानों ने अपने घरों में लगी आग बुझाते समय गोली मारकर हत्या कर दी। गली नैन सुख में भी ऐसी ही परिस्थितियों में 2 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 जगहों पर जहां हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, वहां 18 हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गए।
इन जगहों पर अमृतसर जिला मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख सादिक हसन के परिवार के सदस्य हमले का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मई 1947 को एक मुस्लिम पुलिस सब इंस्पेक्टर ने इस्लामाबाद रेलवे क्रॉसिंग से खालसा कॉलेज तक एक हिंदू का पीछा किया और उस पर रिवॉल्वर से कई गोलियां चलाईं। इस क्रॉसिंग और बाकी सभी क्रॉसिंग और सड़क जंक्शनों पर मुस्लिम पुलिस का पहरा था, जो किसी भी हिंदू या सिख को गोली मार देते थे। 10 मई 1947 की शुरुआत में विभिन्न इलाकों में सिखों की हत्याएं हुई। 9 भगतामवाला गेट के बाहर, ईंट भट्ठे के पास, देमगंज में 7, 30 रामबाग गेट के बाहर, 12 शरीफपुरा के बाहर और मकबूलपुरा और रसूलपुरा की मुस्लिम आबादी में बड़ी संख्या में। 11 वल्लाह गांव और शहर को जोड़ने वाली नहर के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड हिंदुओं और सिखों के लिए पूरी तरह से बंद था और अगर वे वहां पाए जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती। हालांकि सैकड़ों मुसलमान इन इलाकों में बेरोक-टोक घूमते रहते थे। मुसलमान हिंदू और सिख इलाकों के पास भी घूम सकते थे, लेकिन मुसलमान हिंदू और सिख इलाकों के पास नहीं जा सकते थे। 12 गांव मुलाचक के एक सिख बल सिंह को 47 को नहर के पास मुसलमानों द्वारा मार दिया गया। 13 ट्रक संख्या 2410, 1421, 1428 और कार संख्या 676 और 3388 नियमित रूप से कस्बे के बाहर सड़कों पर घूमते रहते थे और उनमें सवार मुस्लिम गुंडे हिंदुओं और सिखों को लूटते थे। जिम्मेदार हिंदुओं और सिखों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। दायमगंज इलाके में 10 मई को एक बेहद चौंकाने वाली और नृशंस घटना घटी। लगभग 1 दर्जन सिख और हिंदू, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, एक बच्चे के शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। वे दायमगंज के बड़े मुस्लिम इलाके से गुजरे, जिसके पास ही ईदगाह भी है। जब ये हिंदू और सिख बच्चे का अंतिम संस्कार करके अपने घर लौट रहे थे, ईदगाह में छिपे मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पहचानने से रोकने के लिए उन्हें पेट्रोल में भिगोकर आग लगा दी गई। धुएं की वजह से अमृतसर किले के अंदर मौजूद पुलिस बल की नजर उन पर पड़ी, जो मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने पूरे इलाके में प्रति वयस्क मुस्लिम पुरुष पर 20 रुपए का जुर्माना लगाया। यह हत्या अत्यंत स्तब्धकारी और क्रूर थी और इसने पंजाब के समस्त हिंदू और सिख समुदाय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। बर्बर लोग भी मृत्यु के दृश्य का सम्मान करते हैं और इस घटना के समय मुस्लिम लीग के इन अपवित्र विचारों और आत्मा वाले अनुयायियों के अलावा कोई भी हत्या नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी मुस्लिम लीगी ने इस क्रूर अत्याचार की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा। इस घटना ने लाहौर और अमृतसर दोनों जगहों पर दंगों को और तीव्र कर दिया। मुसलमान पहले से ही मारे जा रहे हिंदुओं और सिखों और जलाए जा रहे हिंदुओं और सिखों की संख्या में इजाफा कर रहे थे। अब लाहौर और अमृतसर दोनों जगहों पर हिंदुओं और सिखों ने भी प्रतिशोध शुरू कर दिया। वैसे भी दायमगंज की क्रूरता को भुलाया नहीं जा सकता। उस समय के पंजाब सरकार के मुख्य सचिव श्री अख्तर हुसैन की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। कुछ कृत्य अपनी अत्यंत क्रूरता के कारण स्तब्ध कर देने वाले थे और एक बच्चे के अंतिम संस्कार पर हुए हमले, जिसमें 6 सिख और 1 हिंदू मारे गए, ने मुस्लिम अत्याचारों की पहले से ही लंबी सूची में एक और घटना जोड़ दी। अमृतसर में हुई इन घटनाओं के परिणामस्वरूप कुछ दिनों बाद 13 मई को लाहौर में स्थिति और बिगड़ गई और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। मार्च में शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से अमृतसर में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और उससे दोगुनी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी अवधि में लाहौर में 110 लोगों की जान गई है और 317 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस प्रांत में मरने वालों की संख्या 3300 से ज्यादा है, जबकि घायलों की संख्या 1400 से ज्यादा है। पंजाब सरकार के उपर्युक्त मुख्य सचिव की अप्रैल और मई माह की समग्र रिपोर्ट इस प्रकार है। अमृतसर में 11 अप्रैल को फिर से उपद्रव शुरू होने के बाद से 460 से ज्यादा लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं और लाहौर में 9 मई से, जिस दिन नया उपद्रव शुरू हुआ, सांप्रदायिक संघर्ष के 325 शिकार हुए हैं। दोनों शहरों में अशांति के कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए हैं और लाहौर में छुरा घोंपने की घटनाओं की जगह अमृतसर में देसी बमों ने ले ली है। हालांकि दोनों में कुछ समानताएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं आगजनी और बेहतर संगठन व ज्यादा दृढ़ संकल्प के संकेत।
आगजनी के मामले में मुसलमान मुख्य अपराधी रहे हैं और दोनों जगहों पर आगजनी की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप आगजनी हुई है और उपलब्ध सेना और नागरिक संसाधनों पर इसका बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। मुस्लिम लीग के उच्च पदाधिकारी अमृतसर के हिंदुओं और सिखों के खिलाफ लड़ाई में अमृतसर के मुसलमानों का मनोबल बनाए रखने की जरूरतों के प्रति पूरी तरह से सचेत थे। वे इस लड़ाई की योजना बनाने, सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए लगातार शहर का दौरा करते रहे। सिटी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख सादिक हसन इस पूरी लड़ाई का निर्देशन कर रहे थे और कुशल संपर्क बनाए हुए थे। 17 मार्च को सरदार अब्दुल रब निश्तार, जो बाद में पाकिस्तान सरकार में मंत्री बने, 4 पंजाब लीग हलकों की प्रमुख महिला बेगम शाह नवाज, हाल तक पश्चिम पंजाब में मंत्री रहे सरदार शौकत हयात खान और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के सालारे आला सिद्दीक अली खान अमृतसर आए। 25 मार्च को मियां मुमताज दौलताना, जो अब पश्चिम पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, मियां इफ्तिखारुद्दीन ये दौरे जाहिरा तौर पर उन मुसलमानों की राहत के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से किए गए थे जो आगजनी के व्यापक अभियान में पीड़ित हो सकते थे, जिसमें कभी कभी मुस्लिम घर भी शामिल होते थे, लेकिन वास्तव में मुस्लिम लीग युद्ध की योजना बनाने और उसे तेज करने के लिए ये प्रेरणादायक चीजें थीं। शेख सादिक हसन, जिनका पहले उल्लेख किया गया है, ने अमृतसर के पास एक बड़े शहर तरनतारन का दौरा किया और मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्यों के बीच स्टील के हेलमेट के 2 बैग वितरित किए। 26 अप्रैल को पंजाब मुस्लिम छात्र संघ के अध्यक्ष और संगठन सचिव क्रमशः डॉजियाउल इस्लाम और अहमद सईद ने अमृतसर का दौरा किया। इस संगठन में उत्साही लीग कार्यकर्ता और उपद्रवी तत्व शामिल थे। इसने हिंदुओं और सिखों के खिलाफ युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई, विशेष रूप से MAO कॉलेज में अपने मुख्यालय से। पंजाब विधानसभा के सदस्य मियां नसरुल्लाह खान ने 17 मई को अमृतसर जिले के कई गांवों का दौरा किया। अब तक ग्रामीण इलाकों में कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन अब मियां नसरुल्लाह खान के उकसावे पर ऐसे हमले शुरू हो गए हैं। 22 मई को इस सज्जन ने फिर से कई और गांवों का दौरा किया और हंसाली नामक जलमार्ग को ध्वस्त करने के एक असफल मुस्लिम प्रयास को बढ़ावा दिया, जो अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर तक पानी पहुंचाने का एक माध्यम है। हिंदुओं और सिखों के खिलाफ युद्ध की गति बहुत तेजी से बढ़ गई, क्योंकि 3 जून का वह भाग्यशाली दिन निकट आ गया था, जिस दिन भारत की भावी सरकार के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय की घोषणा की जानी थी। जबकि पंजाब सरकार शांति बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाने का प्रयास कर रही थी, सेना के मुस्लिम कर्मियों के सांप्रदायिक पक्षपाती रवैये के कारण ये प्रयास कमोबेश अप्रभावी हो गए, जो मुस्लिम पुलिस के साथ मिलकर इस बुराई से संक्रमित हो गए थे। ड्यूटी पर तैनात मुस्लिम सैनिकों ने हमेशा वैसा ही व्यवहार किया जैसा अब तक मुस्लिम पुलिस करती आई थी। वे शहर में आग लगाने वाली और हिंदुओं और सिखों की हत्या करने वाली मुस्लिम भीड़ की मिलीभगत में थे, जबकि वे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने वाले किसी भी हिंदू या सिख को गिरफ्तार करने के लिए बहुत तत्पर थे। ऐसी कार्रवाई के लिए कोई भी बहाना काम करता था। आगजनी की घटनाएं, जो पहले मार्च के दिनों के बाद अब तक छिटपुट थीं, अब व्यापक होने लगी और सैकड़ों घरों और दुकानों वाले पूरे इलाके जलाए जाने लगे। सबसे लगातार जलाए जाने वाले 2 इलाके चिल मंडी और कटरा करम सिंह थे। खाई वाली गली, सत्तो वाली गली और गली कंधारिया उन इलाकों में से कुछ थे जो बड़ी मुस्लिम आबादी से घिरे हुए थे। इन इलाकों में हिंदुओं और सिखों पर बार बार हमले हुए, बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की गई। कटरा करम सिंह में, जो 3 दिनों तक जलता रहा, 200 से ज्यादा रिहायशी घर, जिनमें कई हजार लोग रहते थे, आग की भेंट चढ़ गए। यहाँ 3 जून के आसपास और उसके बाद जलाई गई हिंदू और सिख संपत्तियों की एक संक्षिप्त और पूरी सूची नहीं दी गई है, जबकि यह उम्मीद की जा सकती थी कि पाकिस्तान की मांग मान लिए जाने के बाद मुसलमान आक्रामकता छोड़ देंगे और हिंदुओं और सिखों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 जून को हिंदू और सिख बस्तियों को बड़े पैमाने पर जलाया गया। कटरा करम सिंह, कूचा बेलीराम, कूचा खोटियां, कटरा शेर सिनो और टुंडा तालाब आदि कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें बड़े पैमाने पर जलाया गया। 7 जून को कटरा भबतिया में एक सिख का घर जला दिया गया तथा चुहार बेरी में एक हिंदू का घर भी जला दिया गया। 8 तारीख को लोहगढ़ गेट के अंदर स्थित एक हिंदू कपड़ा फैक्ट्री को जला दिया गया और 11 तारीख को MAO कॉलेज के पास स्थित प्रकाश कपड़ा फैक्ट्री को जला दिया गया। इसी इलाके में स्थित सिनेमा घर को पहले भी जलाया जा चुका था। 13 जून को पावर हाउस के पास एक हिंदू कपड़ा फैक्ट्री को जला दिया गया तथा 14 जून को टोबा भाई सालोमेडी एक वीक मिडिल स्कूल में आग लगा दी गई।
24, 26, 27, 28 और 30 जून को कटरा शेर सिंह कोहना चौक तेलियान की मंडी, कटरा करम सिंह बाजार बकरवानन और चौक जौरा में हिंदू और सिख घरों में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। 24 जून को तलाशी के दौरान अमृतसर के कटरा स्थित एक मस्जिद से ये हथियार बरामद किए गए। 9 भाले, 3 कुल्हाड़ी, 4 गैलन आग लगाने वाला स्पिरिट, 2 गैलन मिट्टी का तेल, 1 गैलन मिथाइलेटेड स्पिरिट और कुछ हेलमेट। मुसलमानों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार और आग लगाने के साधन रखने या पूजा स्थलों को शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल करने का यह कोई अकेला उदाहरण नहीं था। 1 जुलाई को लाहौरी गेट के अंदर एक हिंदू की कपड़ा फैक्ट्री को जला दिया गया और एक हिंदू के घर में बम फेंका गया। 3 जुलाई को कटराबाग सिंह में हिंदुओं के घरों को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। 7 जुलाई को बटाला रोड पर एक हिंदू कपड़ा फैक्ट्री में आग लगा दी गई। 31 जुलाई को ग्रैंड ट्रंक रोड पर मुस्लिम इलाके में स्थित एडुलजी आइस फैक्ट्री में आग लगा दी गई। अगस्त के महीने तक आजाद भारत और आजाद पाकिस्तान की स्थापना से कुछ दिन पहले तक मुसलमान अमृतसर में लगातार आक्रामक रहे। मुसलमानों द्वारा अक्सर हिंदुओं और सिखों पर बम फेंके जाते थे। 23 जुलाई को हुकम सिंह रोड पर हिंदू सिख घरों पर बम फेंका गया। अगले दिन पशु मेला मैदान के पास मुसलमानों ने 3 सिखों पर हमला किया और उनमें से 2 मारे गए। 27 जुलाई को सुल्तानविंड रोड पर कई सिखों की हत्या कर दी गई। 31 जुलाई को हॉल बाजार में हिंदुओं और सिखों को ले जा रहे एक तांगे पर बम फेंका गया। अगले दिन एक और तांगे को बम से नष्ट कर दिया गया और उसमें सवार हिंदू मारे गए। उसी दिन कटराबाग सिंह में एक हिंदू मारा गया। हॉल बाजार में एक सिख की हत्या कर दी गई और सिकंदर गली और लोहगढ़ गेट के अंदर हिंदुओं और सिखों को चाकू मार दिया गया। 4 अगस्त को लोहगढ़ गेट के अंदर एक हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 सिखों की घनी आबादी वाले मुस्लिम क्षेत्र बुर्ज फूला सिंह के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा एक अन्य की हत्या हाल बाजार चौक गुलाम हुसैन में की गई। युद्ध तेज होता जा रहा था। 1000 मुसलमानों ने अमृतसर के पास धापाई गांव पर हमला कर दिया। खासा के पास एक बम से एक सिख घायल हो गया। 9 अगस्त को पुलिस ने रेलवे तांगा स्टैंड के पास मोहम्मद सईद नामक एक पठान को गिरफ्तार किया जब वह किसी भी हिंदू या सिख की हत्या करने की घात में बैठा था। 11 अगस्त को खो बॉम्बेवाला के पास एक सिख और 2 हिंदू घायल हो गए। एक सिख की एक मुस्लिम कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या कर दी। हिंदुओं और सिखों पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो रहे 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक बंदूक और कई भाले बरामद किए गए। 14 अगस्त को मुसलमानों ने चौक फवारा, चिल मंडी, कोट आत्मा सिंह, चौक फुल्लामवाला में हिंदू और सिख इमारतों और ग्रैंड ट्रंक रोड तथा चौक फवारा में हथकरघा कारखानों में आग लगाकर पाकिस्तान की स्थापना का जश्न मनाया। अपने गढ़ भगतामवाला गेट के बाहर मुसलमानों द्वारा ट्रेनों पर हमले अक्सर होते थे। 5 मार्च के बाद से मुस्लिम आगजनी अभियान के परिणामस्वरूप अमृतसर शहर का 1/4 से अधिक हिस्सा बर्बाद हो गया है। इस मामले में पंजाब के शहरों में यह सबसे अधिक पीड़ित शहर है।